नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 253वीं क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने यूपी पीसीएस प्री के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज के वीडियो में कवर करेंगे। यूपी पीसीएस प्री में जो आपको लास्ट संडे एग्जाम हुआ था, वहाँ पर आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए, किस पैटर्न में पूछे गए, कितने डीप पूछे गए, उन सवालों को एज इट इज़ कवर करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नगरपालिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, नगरपालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है। क्या नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी आवश्यक है? गलत हो जाएगा। 25 वर्ष उम्र लोकसभा या विधानसभा का सदस्य अगर बनना है तब के लिए ज़रूरी है। पंचायत चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए आप 21 वर्ष के हों तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 243 का टी वाला खंड है, इसमें क्लियरली कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, जिसमें जितनी सीटें होंगी नगर पालिका में उसकी 1/3 सीटें नगर निकाय यानी कि जैसे पंचायती चुनाव में या नगर निकायों के चुनाव में 1/3 सीटें किसके लिए होती हैं? महिलाओं के लिए होती हैं। ठीक है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। आपको पूछा कौन सा सही है? केवल 2। अगला, निम्न घटनाओं पर विचार करें और इन्हें सही कालक्रम में लगाएं। 4 घटनाएं दी गई हैं। क्रिप्स मिशन ये कब आया था भारत में? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन ये आया था मार्च 1946 में। ठीक है, शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस ये हुई थी आपके जून जुलाई 1945 में। और वेवल योजना कब आई थी? वेवल योजना शिमला सम्मेलन से पहले आई थी। ये आई थी जून 1945 में। जब हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी सीरीज को कवर किया, उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि वेवल योजना यहाँ पर लाई गई थी वाइसरॉय वेवल के द्वारा, और इसी वेवल योजना के ऊपर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था शिमला में, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए था जो शिमला सम्मेलन है वो किसके बाद होगा? वेवल योजना के बाद। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी चीज घटी? क्रिप्स मिशन यानी कि 2। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन यानी कि 1। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? वेवल योजना यानी कि 4। इसके बाद शिमला सम्मेलन यानी 3। अंत में कैबिनेट मिशन 2। 1 4 3 2 हमारा सही विकल्प यहाँ पे होगा। अगला, निम्नलिखित कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? देखिए, जो जीसीसी है इसको लेकर के एक सवाल उत्तराखंड में भी पूछा गया था। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल खाड़ी सहयोग परिषद, इसको लेकर, इसके सदस्यों को लेकर एज इट इज सवाल उत्तराखंड में भी आया, और अब यही सवाल आपसे दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया। जो खाड़ी सहयोग परिषद है, अगर हम इसके बारे में जानें, इसकी स्थापना 1981 में होती है। 6 खाड़ी देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। इन 6 देशों में कौन कौन शामिल हैं? इनमें सऊदी अरब शामिल है, इनमें यूएई शामिल है, 2 ये हो गए। इसके अलावा इसमें कतर आता है, इसके अलावा कुवैत आता है, इसके साथ बहरीन और ओमान, ये 6 देश आते हैं। सऊदी और यूएई, कतर और कुवैत, बहरीन और ओमान। तो बहरीन है, कतर इसमें शामिल है, ईरान और इराक इसमें शामिल नहीं है। तो 2 और 3 आपका सही यहां पर होगा, क्योंकि आपको पूछा था कौन यहां पे सदस्य नहीं है। तो इराक, ईरान इसके सदस्य नहीं है। जो 6 खाड़ी देश हैं, सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, 1981 में यह संगठन बना था। कई बार इसको लेकर अलग अलग एग्जाम्स में सवाल बने हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इन्होंने अपना एक सैन्य संगठन भी बनाया है, अपना एक सैन्य शाखा भी बनाई है इन 6 देशों ने मिलकर, जिसको कहा जाता है पेनिनसुला शील्ड फोर्स। ठीक है, 1984 में इन्होंने अपनी सैन्य शाखा का गठन किया था। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, मेघदूत रघुवंशम कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जो श्रृंगार शतक है ये भर्तृहरि का ग्रंथ है, ना कि कालिदास का। ठीक है, तो 1 और 2 कालिदास की हैं। पूछा है कौन सा कालिदास का नहीं है, तीसरा वाला ग्रंथ कालिदास का नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। श्रृंगार शतक किसकी रचना है? श्रृंगार शतक जो भर्तृहरि थे उनकी रचना है। ठीक है, जो भर्तृहरि हैं उनके 2 और इंपॉर्टेंट शतक हैं, जैसे नीति शतक और वैराग्य शतक। इसके अलावा तीसरा है श्रृंगार शतक। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। अभिकथन है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पहला आपका बिल्कुल सही है। इसी लाइन से आपसे 2-3 सवाल बनते हैं। पहला, बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। और इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ठीक है, कारण अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। कारण आपका गलत है, कई बार हमने इसके बारे में बात करी है। अकबर ने 1573 में गुजरात को जीता था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा उसने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, तो कारण यहां पर गलत है, कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन सही है, कारण गलत। ऑप्शन सी। अगला, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य। जो पाराद्वीप है ये कहां पर स्थित बंदरगाह है? जो पारादीप है ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन पहले का जो है वो 3 हो जाएगा। उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी जहां पर मिलती है, दोनों के संगम पर स्थित है एक बंदरगाह जिसे पारादीप बंदरगाह कहते हैं। दूसरा है तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरे का हो जाएगा 1। ठीक है, काकीनाडा बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। और अलपुजा बंदरगाह ये केरल में पड़ता है। ठीक है, अल्लेपी बंदरगाह भी इसको कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। यह भी कहां है? केरल में, यानी कि 2। 3, 1, 4, 2 हमारा सही विकल्प यहां पर बना। 3, 1, 4, 2। तो इसी तरह के, इसी पैटर्न के सवाल आपको उत्तराखंड में भी मिलते हैं, जैसे हमने कल भी बात करी थी। मिलान वाले, कथन वाले, नॉर्मल फैक्ट वाले या सत्य असत्य चुनने वाले। ठीक है, ऐसे सवालों से आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक साथ कई सारे जो सवाल हैं दूसरे वो भी कवर होंगे। जैसे अभी हमने ऊपर जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसके बारे में जाना, उसकी स्थापना, उनकी सैन्य शाखा के बारे में, उसके सदस्यों के बारे में। अभी हमने ऊपर भारत के 4 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जाना। अभी हमने ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो 4 घटनाएं घटी उनके क्रम को देखा। इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, जैसे आपने कैबिनेट मिशन के बारे में उतना डीप में नहीं पढ़ा है या आपने बंदरगाहों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उनकी एक मास्टर वीडियो, उनकी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी है। आप उस टॉपिक को जाकर और अच्छे से तैयार फिर कर सकते हैं। अगला, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कथन तो आपका बिल्कुल सही है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। भारत ने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, ये किस देश से अपनाया? ब्रिटेन से अपनाया। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली भारत में चलती है। अंग्रेजों का जो मॉडल है उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, कारण भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका यानी कि जो मंत्री परिषद है, व्यवस्थापिका यानी कि जो विधायिका होती है जहां से कानून बनते हैं। संसदीय प्रणाली का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यही है कि जो कार्यपालिका होगी यानी जो मंत्री परिषद होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यह संसदीय प्रणाली का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और यही भारत में चलता है। भारत में जो मंत्री परिषद है वो कार्यपालिका है और जो विधायिका है यानी लोकसभा वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहां पे सही करता है। ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से 4 युग्म दिए गए हैं, देखिए।
जो हमारा लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? लिपुलेख दर्रा क्या लद्दाख में है? लिपुलेख दर्रा लद्दाख में नहीं है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ को तिब्बत के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, तो पहला गलत है। नाथुला दर्रा क्या ये सिक्किम में है? ये बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है, पूर्वी सिक्किम को ये तिब्बत के साथ जोड़ता है, बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्या ये सही है? ये भी सही है, अरुणाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है। शिपकिला दर्रा क्या यह हिमाचल प्रदेश में है? ये भी सही है आपका, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है और इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल। तो यहां पर केवल पहला वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो हमने कहा केवल पहला वाला यानी ऑप्शन डी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए, जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ ये 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए। ये पहला और आखिरी मौका था जब प्रस्तावना में संशोधन हुए। इसके माध्यम से 3 इंपॉर्टेंट शब्द संविधान में जोड़े गए, जिसमें एक था समाजवादी, एक था धर्मनिरपेक्षता, 2 ये हो गए। और हमारे संविधान में पहले एक लाइन लिखी गई थी, राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी इसके साथ अखंडता भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से शब्द हैं? पहला और दूसरा, बाकी तीसरा और चौथा पहले से हमारे संविधान में मौजूद हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। कहां पर है पहला और दूसरा? ऑप्शन डी में। ठीक है, अगला, निम्न सूची को यहां पर आपने मिलाना है। एक तरफ मुगल शासकों के नाम, दूसरी तरफ उनके मकबरे कहां कहां पर हैं उनके। बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, पहले का हो जाएगा 4। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूंस टॉम्ब कहां पर है? दिल्ली में, दूसरे का हो जाएगा 3। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, तीसरे का हो जाएगा 2। और शाहजहां का मकबरा आगरा में है, इसे भी ध्यान रखेंगे, यानी कि 1। 4 3 2 1 हमारा सही विकल्प बना। एक और चीज पूछी जाती है, इसी सवाल को लेकर अलग तरीके से पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत के बाहर बने हुए हैं। एक बाबर है जिसका काबुल में है और एक जहांगीर है जिसका लाहौर में है। ठीक है, बाकी औरंगजेब का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है और अकबर का यूपी में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, 4 3 2 1 हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? देखिए, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR, इसे कौन जारी करता है? इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ऑप्शन केवल जो कथन 1 है, पहला वाला विकल्प है, वो आपका सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हर साल पहले अप्रैल में और फिर अक्टूबर में जारी करता है, तो केवल 1 इसका सही आंसर होगा। यह रिपोर्ट बेसिकली दुनिया की जो वित्तीय प्रणाली है और दुनिया के जो बाजार हैं उनकी स्थिति का आकलन करती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ये जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है कौन जारी करता है? IMF करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा, ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, यानी साल में 2 बार आती है, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में आती है। ठीक है, अगला, एक्सला-चैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, जो एक्सला-चैपेल संधि थी यह संधि 1748 में होती है। इसी संधि के माध्यम से जो पहला कर्नाटक वॉर हुआ था वो खत्म हुआ था। ठीक है, इसी संधि को लेकर के 2 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। जो यह संधि थी इसी के माध्यम से पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में शुरू हुआ, 1748 तक चला था। ठीक है, दूसरा, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इस संधि की शर्तों में यह शामिल था कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से जो मद्रास जीत लिया था वो वापस अंग्रेजों को दे दिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने फ्रांस का उत्तरी अमेरिका में एक द्वीप था केप ब्रिटेन द्वीप, वो फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। ठीक है, तो यहां पे आपके दोनों कथन सही हैं। आपको पूछा है कौन कौन से सही हैं? दोनों। अगला, निम्न में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे?
देखिए फजल अली आयोग जो था यह राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। 1953 में एक आयोग बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन हेतु, जिसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, उन्हीं के नाम पर इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इनके साथ इसमें 2 सदस्य और थे, एक का नाम था KM पणिक्कर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि 2 और 4 यहां पे सही विकल्प होगा, 2 और 4 ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला, निम्न संतों का सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर लगाएं। 4 संतों के नाम दिए गए हैं, इनके कालखंड के अनुसार इनको सही क्रम में लगाना, यानी जो पहले हुए उनको पहले रखना है। इन सभी संतों में सबसे पहले हुए थे नामदेव, महाराष्ट्र के एक फेमस संत थे जिनका कालखंड 1270 से लेकर 1350 तक माना जाता है। ठीक है, इनके बाद दूसरे जो प्रमुख संत हुए वे कबीर दास हुए, जिनका कालखंड 1398 से लेकर 1518 तक माना जाता है। ठीक है, तीसरे हुए गुरु नानक देव, जिनका कालखंड 1469 से लेकर 1539 तक है, और अंत में चैतन्य महाप्रभु, जिनका कालखंड 1486 से शुरू होता है 1534 तक। ठीक है, ये बंगाल के प्रमुख संत थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो सबसे पहले किसका कालखंड आया? नामदेव, यानी कि 3। ठीक है, इनके बाद कबीर दास का आया यानी कि 4, इनके बाद गुरु नानक का यानी कि 1 और अंत में 2। 3 4 1 2 हमारा सही विकल्प यहां पर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? महासागरीय धाराओं के बारे में भी हमने कई बार देखा है। इनमें से जो अगुलहास है, अगुलहास यह एक गर्म महासागरीय धारा है। ये कैसी है? ये गर्म है, हिंद महासागर में ये बहती है। ठीक है, जो ब्राजीलियन धारा है, ब्राजील धारा हम जिसको कहते हैं, ये भी कैसी है? ये भी एक गर्म जल धारा है, गर्म महासागरीय धारा है, प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया की बात करते हैं। हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर में और कैलिफोर्निया धारा ये भी प्रशांत महासागर में बहती है, दोनों की दोनों ठंडी जल धाराएं हैं। ठीक है, तो अगुलहास और ब्राजीलियन धारा गर्म है, ये दोनों ठंडी हैं। आपसे ठंडी वाली नहीं है वो पूछा है, तो पहला और दूसरा ठंडी नहीं है, गर्म है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर को लेकर के 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। देखिए, पहला, प्राचीन यूनानियों ने इरेशियन सागर कहा था, बिल्कुल सही है। जो प्राचीन यूनानी लेखक थे, प्राचीन यूनानी यात्री थे, उन्होंने हिंद महासागर को इरेथ्रियन सी यानी इरेशियन सागर के नाम से कहा। ठीक है, यानी वो इसको इरेथ्रियन सागर कहते थे। दूसरा, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। देखिए, जो हिंद महासागर है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है। उत्तरी भाग इसका जो है वो एशिया महाद्वीप से घिरा है और दक्षिणी भाग जो है वो अंटार्कटिका तक जाता है। तो हिंद महासागर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। यहां पर भी आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी वाला है वो आपका सही होगा। ठीक है, दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाएं। फिर से 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं, 4 इंपॉर्टेंट युद्ध जो हुमायूं ने लड़े थे वो आपको दिए गए हैं। इनमें देखिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है। ठीक है, दूसरा युद्ध जो यहां पे दिया है, दोराहा युद्ध। जो दोराहा युद्ध था ये 1532 में हुआ था, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, जिसे उत्तराधिकार के युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध में दारा शिकोह हारता है। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, जिसे हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? दोराहा का युद्ध, यानी कि 2 आएगा। फिर हुआ आपका चौसा का युद्ध यानी कि 4, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध यानी 1 और अंत में 3। 2 4 1 3 हमारा सही विकल्प है, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, फिर से सूची यहां पर दी है। एक तरफ संविधान सभा की समितियां हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष।
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघीय संविधान समिति थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहले का होगा 4। प्रक्रिया नियम समिति, जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे का हो जाएगा 1। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी तीसरे का हो जाएगा 3। और अंत में मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, यानी कि 2। 4 1 3 2 आपका सही आंसर है। 4 1 3 2 यहां पर, ठीक है। निम्न पर विचार करें और कालक्रम अनुसार इनको लगाएं। देखिए, जो भारत में रोजगार या गरीबी हटाने के लिए योजनाएं चली थी 1980 के दशक में, वो आपसे कई बार पूछी गई हैं। यहां पर 4 ही ऐसी योजनाओं के नाम दिए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं कौन कब शुरू हुई थी। सबसे पहले दी गई है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है 1989 में, ठीक है। दूसरी है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इस योजना को शॉर्ट में DWCRA के नाम से जाना जाता है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इसकी शुरुआत होती है 1982 में, ठीक है। तीसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसे शॉर्ट में IRDP लिखा जाता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत होती है 1978-79 में, ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसे 1980 में शुरू किया गया। तो इनमें सबसे पहले क्या शुरू हुआ? IRDP यानी कि 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास यानी 2, और अंत में 1। 3 4 2 1 आपका सही आंसर है। 3 4 2 1 ये रहा, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? इनमें से भारत में कौन सी है जो वित्तीय समिति के रूप में जानी जाती है? देखिए, भारत में संसद में 3 ही इंपॉर्टेंट वित्तीय समिति है जो सरकारी व्यय और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उनकी जांच करती है। इनमें से सबसे पहली आती है लोक लेखा समिति, जिसे PAC कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। दूसरी है प्राकलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसे COPU यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है। ये 3 समितियां जो है, तीनों की तीनों समितियां वित्तीय समिति हैं, ठीक है। जो लोक लेखा समिति है, बेसिकली CAG जो ऑडिट करते हैं उन ऑडिटों की, उन ऑडिट रिपोर्टों की जांच करता है। जो प्राकलन समिति होती है, यह सरकारी खर्च में कैसे उसको कटौती किया जाए, कैसे उसको और कम किया जाए, उसकी जांच करती है, उसको सुझाव देती है। इसीलिए इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो हमारी सरकारी कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारी PSUs होती हैं, उनको कैसे और अच्छे से चलाया जाए, उनमें कोई अगर गड़बड़ी तो नहीं है फाइनेंशियल, उनकी जांच करती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे वित्तीय समिति में तीनों की तीनों आएंगी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन सवालों को हमने पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझने का यहाँ पे प्रयास किया। एज इट इज़ आपके सवाल पेपर में पूछे गए थे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो साथ साथ में इनके जो फैक्ट हैं वो लिखते हुए चलें, ताकि आप जब भी एक भी क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं, उससे रिलेटेड जो जो सवाल हैं, सब कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।